हेलो एवरीवन। लास्ट डे जो है हम यूजीसी नेट कॉमर्स के टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। एमसीक्यूज़ में मैंने स्टैटिकल्स मेजर और प्रॉफिटेबिलिटी के पहले का जो सिलेबस में टॉपिक दिया है वो सारा कंप्लीट करा दिया था और रिलेटेड एमसीक्यूज़ सारे हमने देख लिए थे। आज हम स्टैटिस्टिकल मेजर्स और प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो है लगाने वाले हैं और डेफिनेटली एग्ज़ाम में हम ऐसी आशा रखते हैं, एज्यूम करते हैं कि बिल्कुल आने जैसे ही क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा सब कुछ चल रहा है। लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको कहा भी था कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे अब स्टैटिकल वाला पार्ट जो है कंप्लीट कराऊंगी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है हमको, माध्य क्या दर्शाता है। तो माध्य क्या दर्शाता है? डेटा का औसत मान। आपको पता है एवरेज होता है, मीन मीन्स क्या होता है, एवरेज होता है, औसत एवरेज वैल्यू। माध्यिका क्या करती है? डेटा को दो बराबर भागों में बांटने के लिए मध्यमान। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये इजी क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर और अभी सिलेबस में अगेन ये टॉपिक दिया हुआ है। तो इस टॉपिक में कॉमर्स से रिलेटेड यही क्वेश्चन बनने जैसे हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है सीरीज़ में। संख्यात्मक डेटा के लिए कौन सा मापन केंद्र का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है जब डेटा असमान होता है? तो कौन करता है? माध्यिका करती है, मीडियन करता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ कि संख्यात्मक डेटा के लिए कौन सा मापन। जब न्यूमेरिकल डेटाज होता है तो उसको मापने के लिए जो सेंटर वैल्यू है, तो कौन सा डेटा असमान होता है? प्रतिनिधि। अगर अपने को करना है उसमें प्रेजेंटेटिव को देखना है, सर्च करना है, तो डेटा के लिए माध्यिका मीन होता है। नेक्स्ट है बहुलक क्या है? बहुलक क्या होता है? मोड क्या होता है? सबसे अधिक बार आने वाला मान, मैक्सिमम टाइम जो नंबर आता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। मानक विचलन क्या होता है? डेटा का प्रसार होता है या वितरण होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, आई नो आपको आते भी हो, लेकिन एक बार हम रिपीट कर ले। कई बार ऐसा होता है एग्ज़ाम में बहुत सरल पेपर देखकर भी ना ऐसा लगता है कि ये शायद ये होगा, इसीलिए हम एक बार एमसीक्यूज़ के माध्यम से हमारी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। वेरिएंसेस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या अंतर होता है? तो वेरिएंस वर्गमूल होता है, वर्गमूल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। प्रोबेबिलिटी क्या दर्शाती है? कि घटना के घटित होने की संभावना। प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या दर्शाती है? घटना के घटित होने की संभावना कहलाती है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, ये आंसर इसका दिख रहा है। प्रोबेबिलिटी का मान किस सीमा के बीच में होता है? तो 0 से 1। ओके। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार की घटना के लिए उपयुक्त है? तो आंसर इज अ स्वतंत्र और दो संभावित परिणाम वाली घटना के लिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रमुख विशेषता क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डेटा का घनत्व वक्र बेल के आकार का होता है, मतलब जिस तरफ ज़्यादा घनत्व है उसके अकॉर्डिंग डेटा सेट होता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग कब किया जाता है? तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग किसी घटना की आवृत्ति को गणना करने के लिए जो एक निश्चित स्थान या समय पर होती है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस फंक्शन पीडीएफ, देखिए यहाँ पर पीडीएफ का नया फॉर्म सुनने को मिला है ना। पीडीएफ हम कुछ और ही अंडरस्टैंड करते हैं, बट देखिए हमारे कॉमर्स में प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज़ अ पीडीएफ। वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन, बिल्कुल एग्ज़ाम में, नेट एग्ज़ाम में यही पूछता है नेट, है ना। देखिए क्या दिक्कत आती है, सारा सब कुछ सिलेबस में ही है, बट ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल हटके। घटना के होने की संभावना का गणितीय वर्णन। एक बार मैं और बता दूं, देखिए एग्ज़ाम 25 to 29 में भी पॉसिबिलिटी ऐसा शो हो रहा है, लेकिन अगर आप अभी भी चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको सेंड कर दूंगी, आप मैसेज करिएगा और आपको जो है ये PDF जो है प्रोवाइड हो जाएगी MCQs की। लगाइए और बेहतर अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस फंक्शन CDF का उपयोग इसलिए किया था किसी मान तक की संभावना को ज्ञात करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी हो, लेकिन हमारे पास अगर एक्चुअल
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो हम बिफोर 10 डेज़ या बिफोर 5 डेज़ पहले भी उनको लगा लेते हैं ना, तो हमारी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। बेटर है हमें एग्ज़ाम क्लियर करना, ये मायने नहीं रखता कि आप सालों से तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको इमीडिएटली कुछ लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है और ये पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, एक बार आप कंसिडर करिए। और चलिए जो बाद में वीडियो देखेंगे या जो एग्ज़ाम के बाद में जून के बाद में जो देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद रेडी किए गए हैं। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? जिसमें डेटा मान निरंतर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जिसमें डेटा मान सीमित और गणना योग्य होता है। नेक्स्ट देते हैं हम स्टैटिकल मेजर रेंज क्या दर्शाता है? डेटा के सबसे बड़े और सबसे छोटे मान का अंतर। स्क्यूनेस का क्या अर्थ होता है? तो डेटा वितरण का असीमितता का मापन। पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है? डेटा वितरण का दायां हिस्सा या लंबा होता है। दायां हिस्सा क्या होता है? लॉन्ग होता है। कर्टोसिस क्या दर्शाता है? कर्टोसिस वितरण की शीर्ष की तीव्रता या फ्लैटनिंग। तो ये जो कर्टोसिस है वो वितरण की शीर्ष की तीव्रता या फ्लैटनिंग को शो करता है। ओके, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं? तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में सभी नमूनों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल सैंपल्स, पॉसिबल सैंपल्स। सेंट्रल लिमिट थ्योरम CLT, आपको ये फुल फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। CLT, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CLT? सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इसमें आंसर क्या है? बड़े नमूनों के लिए बड़े नमूनों के माध्य से आंसर करेक्ट है। बड़े नमूनों के माध्य वितरण का लाभ सामान्य वितरण के समान होता है। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी में मैच्योरिटी एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है? तो होता है दो घटनाएं कभी भी एक साथ में नहीं हो सकती है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? घटनाएं जिनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वह इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है। बेस थ्योरम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ये फाई का क्या अर्थ होता है? घटना की औसत आवृत्ति। बायोनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन को संभावित परिणाम होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सक्सेस एंड फेलियर। क्या कहा जाता है? सक्सेस एंड फेलियर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वक्र को क्या कहा जाता है? तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वक्र को क्या जाता है? बेल कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम बहुत ही इजीली स्मूथली निकल जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। और इसके पहले भी आपने कई MCQs लगा लिए हैं तो आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, कुछ सिमिलर दिख रहे होंगे अगर आपने लास्ट ईयर के लगाए होंगे, बट कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि बहुत कंसिडरिंग करके मैं रेडी हुआ है ना। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होते हैं? 0 से और 1। देखिए ना फ्रेंड्स, मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में भी ले सकती थी, इसका हर एक जो आंसर है उसको पूरा डिस्क्रिप्शन में ले सकती थी, हर एक डाटा है मेरे पास, बट अभी टाइम को देखकर मुझे यहाँ पे वीडियो मेकिंग नहीं करना है, आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है इससे। आप टाइम स्पेंड करके MCQs लगा रहे हैं और इस वक्त मैं वीडियो में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे वीडियो बनाना है तो मैं आपका भी टाइम वेस्ट करूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, इसीलिए मैं MCQs ही लेकर आई हूँ, क्योंकि लास्ट एंडिंग में हमारे लिए किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए MCQs बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। स्टैटिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में नल हाइपोथेसिस क्या होती है? कोई प्रभाव या अंतर नहीं होता है इसका। नल है इट मीन्स कोई भी प्रभाव नहीं होगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या दर्शाता है? किसी पैरामीटर के लिए संभावित मानों की सीमा। सैम्पलिंग का क्या अर्थ होता है? आबादी के कुछ भागों का अध्ययन करना। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में किस प्रकार से नमूना चुना जाता है? हर सदस्य की चयन की समान संभावना होती है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है? तो आबादी को उपसमूहों में बांटकर नमूना लेना। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है? आबादी के समूहों को बांटकर कुछ समूहों का पूरा अध्ययन। क्लस्टर सैम्पलिंग इट्स IMP क्वेश्चन। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का क्या अर्थ होता है? आसानी से उपलब्ध नमूना लेना।
कन्वीनियंस से आसानी इजीली मिल जाता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में नल हाइपोथेसिस क्या दर्शाता है? नल जो हाइपोथेसिस होता है वो एचओ दर्शाता है, मतलब इसका कोई भी प्रभाव है ना ही कोई अंतर है। ओके, ये अब क्वेश्चंस स्टैटिकल्स पार्ट के स्टार्ट हो गए हैं। आज हम 9 और 10 क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, फिर एंड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के एमसीक्यूज़ आपको लगाऊंगी। देखिए टाइम की मेरे पास में भी बहुत शॉर्टेज है, बट मैं फिर भी टाइम निकाल कर मेकिंग क्यों किया हुआ है सारा क्वेश्चंस मैंने। हर एक टॉपिक को जैसी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू सर्च करके बहुत सारा ओल्ड डाटा लेकर रेडी करना होता है, तो समय नहीं होता है कि आगे का हम कर लें, और भी वर्क रहता है। तो अभी इतना ही करवा पाऊँगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का और देखने को मिल जाएगा। अल्टरनेट हाइपोथेसिस HV क्या है? नल हाइपोथेसिस का विरोध करती है। टाइप फर्स्ट एरर क्या होता है? नल हाइपोथेसिस को गलत तरीके से अस्वीकार करना। ठीक है, टाइप फर्स्ट क्या होती है? नल हाइपोथेसिस को गलत तरीके से अस्वीकार करना। और टाइप्स एरर सेकंड क्या होता है? ये भी देख लीजिए, आपके मन में रह जाएगा कि क्वेश्चन का। नल हाइपोथेसिस को गलत तरीके से स्वीकार करना, अस्वीकार करता है और ये स्वीकार करता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। सेकंड वाला क्या करता है? फर्स्ट वाला गलत तरीके से अस्वीकार करता है और सेकंड वाला गलत तरीके से स्वीकार करता है। लास्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस लेवल ए क्या है? टाइप फर्स्ट एरर की संभावना। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।